हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं अपने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की एसएसटी। तो कल के वीडियो में आप लोग देखे थे कि हम हिस्ट्री का पोर्शन शुरू किए थे, हिस्ट्री स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग पढ़ना शुरू किए थे मौर्य वंश के बारे में। तो कल का वीडियो आप देखिए पहले। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं यानी कि इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आज का आपको वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे हमको पढ़ना है मौर्य साम्राज्य के बारे में और ये हमारा पार्ट 2 है। मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 है। इसके पहले जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे उसमें मौर्य साम्राज्य में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को देखे थे। इसमें हम लोग पढ़े थे कि चंद्रगुप्त कौन थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, किस वंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ये सारी चीजें हम अपने फर्स्ट वीडियो में कर लिए थे। आज सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड वीडियो में हमको सबसे पहले पढ़ना है मेगास्थनीज के बारे में। कल आप लोगों को बताया गया था कि मेगास्थनीज कौन था, कहाँ से आया था और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। देखिए जो मेगास्थनीज है ये आप लोगों को कल ही बता दिया गया था कि ये यूनान का एक दार्शनिक था। कहाँ का था? यूनान का दार्शनिक था। और इसने इंडिया में आकर के कौन सी एक पुस्तक लिखी? इंडिका लिखी। और इंडिका में इसने क्या लिखा? भारत का विस्तृत वर्णन किया। किसका वर्णन किया? भारत का वर्णन किया। देखिए ये नाम अक्सर भूल जाता है तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं। ट्रिक है हमारे पास। भारत को हम क्या बोलते हैं? भारत को इंडिया बोलते हैं और इंडिया से ही हम याद कर सकते हैं इंडिका। तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम याद करना बहुत इजी हो गया। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका था। देखिए आपके सिलेबस में मेगास्थनीज को स्पेशली पढ़ना है यानी कि मेगास्थनीज ने अपने इस पुस्तक में किस प्रकार से हमारे भारत का वर्णन किया ये स्पेशली पढ़ना है आपको। नहीं तो हमारे कह सकते हैं कि भारत के बारे में जो हमारे मौर्य साम्राज्य हुए, मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए कई हमारे पास स्रोत हैं, कई स्रोत हैं। जैसे कि इसमें हमारा सबसे पहला जो स्रोत आता है वो अर्थशास्त्र आता है। अर्थशास्त्र ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। कल ही आप लोगों को बताया गया था कि जो कौटिल्य थे या इन्हीं का नाम क्या था? इन्हीं का नाम चाणक्य था। इन्हीं का नाम क्या था? चाणक्य था। इन्हीं का नाम क्या एक और आप लोगों को बताया गया था? विष्णुगुप्त था। तो ये तीनों नाम उन्हीं के थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र लिखी। और देखिए ये जो थे यानी कि चाणक्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु होने के साथ साथ उनके प्रधानमंत्री भी थे। कौन थे ये? प्रधानमंत्री भी थे। देखिए गाइस सबसे पहले बात मेरी ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि यहाँ पे स्क्रीन पे जितना मैं लिखती हूँ कोई जरूरी नहीं है कि आप भी उतना ही अपने नोट में लिखें। आप अपना जो नोट्स बनाते हैं उस नोट्स में मेरे शब्दों को भी ध्यान से सुन करके लिखा करिए, क्योंकि जितना मैं स्क्रीन पे लिखती हूँ उससे ज़्यादा कहीं मैं इम्पोर्टेंट अपने पढ़ाते वक्त बोलते वक्त उसको मैं बता देती हूँ। क्योंकि देखिए हमारे लिए टाइपिंग बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल का मतलब ये कि जब बहुत ज़्यादा लेंदी टाइपिंग हो जाता है तो बहुत टाइम लगता है उसको टाइप करने में, फिर देन हम उसका वीडियो बनाएं फिर अपलोड करें, तो इस तरीके से बहुत समय लगता है। तो हम क्या करते हैं शॉर्ट में एकदम छोटे में करके हम टाइपिंग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या करते हैं बोल देते हैं। तो आप जब नोट्स बनाते हैं तो उसके साथ आप लिखते जाइए तो हमारे शब्दों को भी ध्यान से सुनिए। जैसे कि कल मैं अपने उसमें वीडियो में ये नहीं टाइप की थी कि चाणक्य जो थे वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी मैंने बताया इस चीज को, तो आप इसको नोट डाउन करिएगा। दूसरी चीजें कि जो अर्थशास्त्र है वो किसके द्वारा रचित है? चाणक्य के द्वारा रचित है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और देखिए जो चाणक्य थे वो अर्थशास्त्र पुस्तक, देखिए अभी हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें हम पैसों की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं। लेकिन इस अर्थशास्त्र में पैसों की बात नहीं हुई है बल्कि मौर्य साम्राज्य के शासन की बात हुई है। किसकी बात हुई है? मौर्य साम्राज्य के शासन की बात हुई है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी पुस्तक है कि या इस तरीके से पूछे कि अर्थशास्त्र में क्या वर्णित है तो मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णित है, या कौन सी पुस्तक है जो मौर्य साम्राज्य का विस्तृत वर्णन करती है तो अर्थशास्त्र करती है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। देखिए
तो अभी हम बताएं कि ऐसा नहीं है कि मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए सिर्फ मेगास्थनीज का इंडिका है, बल्कि उसकी जगह बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जिसके द्वारा हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र जो है वो सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य, वो एकदम मौर्य साम्राज्य को करीब से देखे थे। उन्हीं के सहयोग के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन हमको मेगास्थनीज पढ़ना है, क्योंकि मेगास्थनीज एक विदेशी थे, तो हमें ये देखना था कि विदेशियों के अनुसार कैसे थे हमारे भारत की स्थितियां। तो देखिए, पहला ही यहाँ पे लिखा है भारत का पहला अखंड राज्य। ये मेगास्थनीज के ही अनुसार नहीं, बल्कि ये वास्तविकता है कि मौर्य साम्राज्य जो हमारा स्थापित हुआ, वो भारत का पहला अखंड राज्य था। यानी कि ऐसा नहीं था कि छोटे छोटे प्रांतों पे कई लोग राज्य करते थे। ज्यादा से ज्यादा, यानी कि कह सकते हैं एक विस्तृत क्षेत्र जो था, वो एकता के सूत्र में बन चुका था, जो मौर्य साम्राज्य में था। दूसरी चीजें क्या है, देखिए, मेगास्थनीज कहता था कि पाटलिपुत्र नहीं, पाटलिपुत्र को वो बोलता था पोलीप्रोथा। क्या बोलता था? पोलीप्रोथा कहता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज किस नाम से बुलाया, तो पोलीप्रोथा से बोला, क्योंकि वो कौन सा था? यूनानी दार्शनिक था, यूनान से आया था। उसने आगे लिखा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, यानी कि जो हमारा मगध हुआ, वो भारत का कैसा राज्य था? सबसे बड़ा राज्य था। और कहाँ पर बसा था? गंगा और सोन नदी के तट पर बसा हुआ था। गंगा और सोन नदी, मगध का जब आप पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो जब आप बिहार वाला बेल्ट देखते हैं, तो वहीं पे आपकी गंगा नदी, देखिए इधर से गंगा नदी आती है, उधर से सोन नदी आती है, तो ऐसे आपका ये एरिया पड़ता है मगध का। दूसरी चीजें देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार हमारे यहाँ, यानी कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। लेकिन ये बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। अभी मैं बताती हूँ क्यों। देखिए, दास प्रथा का मतलब क्या होता है कि मनुष्यों को, व्यक्तियों को, जो नीच कैटेगरी के उस समय माने जाते थे, यानी कि जो गरीब होते थे, जो दीनहीन होते थे, उनको वो लोग क्या करते थे? बंदी बनाते थे और बेच दिया करते थे। तो ये जो हमारे यहाँ दास प्रथा होती थी, ऐसी दास प्रथा यूनान में नहीं होती थी। यूनान में एक ऐसी दास प्रथा थी कि दासों के पीठ पर उनके पीछे लिख दिया जाता था कि मैं दास हूँ। क्या हूँ मैं दास हूँ, और मेरा काम है काम करना। ठीक है। यानी कि जो यूनान में जो दास हुआ करते थे, उन दासों के पीठ पे लिखा जाता था कि मैं दास हूँ। लेकिन हमारे भारत में ऐसी दास प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ कैसा था कि किसी के सामने लिखा नहीं जाता था, किसी के ऊपर कहीं उसके शरीर पर लिखा नहीं जाता था, लेकिन फिर भी उसको जंजीरों में जकड़ करके दास बनाया जाता था। तो जैसी दास प्रथा मेगास्थनीज अपने यहाँ देखा था, वैसी दास प्रथा हमारे यहाँ नहीं देखा था। इसीलिए वो क्या बोलता था कि जो भारत है, वहां पर दास प्रथा नहीं है। दूसरी चीजें, वो मानता था कि समाज 7 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? 7 भागों में। नेक्स्ट, नगर का जो प्रबंधन होता था, वो कितने सभासदों के द्वारा होता था? 30 सभासदों के द्वारा होता था। 30 सभासदों के एक समिति के द्वारा होता था। ठीक है। यानी कि ये जो 30 सभासद होते थे, उनकी एक समिति होती थी, उनके द्वारा नगरों का क्या होता था? प्रबंधन होता था। और इन्हीं सभासदों को कितने उप समितियों में बांटा गया था? 6 उप समितियों में बांटा गया था। यानी कि प्रत्येक उप समिति में कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य होंगे। तो इस तरीके से गाइज, ये आप पूरा नोट डाउन करेंगे जितना आपके यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा गया है, क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत की स्थिति क्या थी उस समय, तो आप ये याद रखेंगे। देखिए, इसके साथ साथ उसने और भी बहुत सारे वर्णन किए कि बहुत भव्य नगर हुआ करते थे, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें ठीक है, ये सब कॉमन चीज है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट डाउन करिए। और साथ में इसको देखिए, ये याद करना मुश्किल नहीं है, आपको याद नहीं करना है। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरी चीजें मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखिए, अभी मैं बोली कि दास प्रथा नहीं थी मेगास्थनीज के अनुसार, और दूसरी कि समाज हमारे 7 भागों में बटी हुई थी। तो देखिए, मेगास्थनीज विदेशी था, वो हमारे भारत को उस तरीके से नहीं समझ पाया जिस तरीके से हमारे चाणक्य समझते थे, या जिस प्रकार से हम लोग यहाँ के मूल निवासी लोग समझते थे। चाणक्य के अनुसार हमारे यहाँ उस समय भी दास प्रथा थी। जब आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, तो उसमें 9 प्रकार के दासों का वर्णन चाणक्य ने किया है, यानी कि उस समय दास प्रथा थी।
दूसरी चीजें, अभी ये बोला कि समाज 7 भागों में बटा था, लेकिन समाज 7 भागों में नहीं बटा था, 4 भाग हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि मेगास्थनीज के अनुसार और जो चाणक्य हैं उनके अनुसार अंतर बताइए, तो आप इन दोनों में इस तरीके से करके क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, चाणक्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से और मेगास्थनीज के इंडिका के हिसाब से। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन जो है उस समय 3 भागों में हुआ करता था, यानी कि कह सकते हैं कि जो मूल इकाई होती थी वो 3 मूल इकाई होती थी। जो पहला हमारा होता था वो क्या होता था, केंद्रीय प्रशासन होता था, यानी कि पूरा हमारा कह सकते हैं पूरा राज्य जितना वो कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया था शासन, वो पूरा था। दूसरा फिर उसको किस में बांटा गया था, प्रांत में बांटा गया था, और उन्हीं प्रांतों को फिर देखिए आहार और विषयों में बांटा गया था, आहार और विषयों में बांटा गया था। और इसमें फिर स्थानीय प्रशासन होता था, यानी कि ये जो 3 प्रशासन है ये मुख्य हैं, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। और ये देखिए ये आप पूरा स्ट्रक्चर बनाइएगा। प्रांतों को क्या बोलते थे, आहार बोलते थे। इसी तरीके से पहले प्रांतों को तीर्थ में बांटा गया था, फिर तीर्थ को प्रांत में बांटा गया था, फिर प्रांत को आहार में बांटा गया था, फिर आहार को स्थानीय स्वशासन के हिसाब से कह सकते हैं गांवों में बांटा गया था। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन मुख्य रूप से यही हमारे 3 प्रशासन हुआ करते थे, जो वर्तमान स्थिति में भी हम देखते हैं। कह सकते हैं कि जो हमारी दिल्ली है वो केंद्रीय प्रशासन हो गया, जो हमारा राज्य है वो हमारा प्रांतीय प्रशासन हो गया, और जो हमारे गांव का प्रशासन है या नगर का प्रशासन है तो वो हमारे स्थानीय प्रशासन हो गए। कि ये प्रशासन का जो तौर तरीका है ना, ये आज से नहीं बल्कि बहुत पहले समय से चली आ रही है। क्या होता है कि जब आप पढ़ेंगे संविधान, ठीक, आप संविधान पढ़ते हैं तो उसमें जब आप अनुच्छेद की बात करते, भाग पढ़ते हैं, भाग 9, ठीक, तो भाग 9 में आप पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आता है, तो इस पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की बात की गई है, जिसमें आपने पढ़ा होगा ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में और नगर पंचायत के बारे में। तो हम ये सारी चीजें बाद में लेना शुरू किए। मतलब हमारे यहाँ जब संविधान बना, हमारे यहाँ पहले अंग्रेज आए, फिर अंग्रेज जब चले गए, बाद में हमारा संविधान बना, फिर संविधान में देखिए भाग 9 में संशोधन है। अभी हम इसका मतलब डायरेक्ट से भाग 9 बताएं, लेकिन इसमें संशोधन करके उसको रखा गया है। वो आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन है। नहीं सॉरी गाइस, देखिए ये 72वां या 73वां, इसको हम क्लियर करके बताते हैं। ये आपका संविधान संशोधन है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, इसको जोड़ा गया था पंचायती राज व्यवस्था को, नगर पंचायत को 74वें संविधान संशोधन द्वारा कह सकते हैं नगर पंचायत को, और 73वें द्वारा क्या जोड़ा गया था, ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ बहुत बाद में आई थी, लेकिन कह सकते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य में ही ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी। मौर्य साम्राज्य में ही कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कह सकते हैं प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो गया था। शासन को देखिए, कोई भी अगर राज्य है वो बहुत बड़ा हो गया है तो उसका शासन केंद्रीकरण करके नहीं किया जा सकता, यानी कि एक जगह से उस पूरे बड़े राज्य का शासन करना मुश्किल होता है। तो क्या किया जाता है कि अगर राज्यों पे शासन करने के लिए प्रशासन को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए तो शासन करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से जब मौर्य साम्राज्य आया तो उसमें शासन को भी विकेंद्रीकरण करके शासन करना प्रारंभ किया गया। देखिए यहाँ पर केंद्रीय शासन है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए केंद्रीय शासन जो है, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है कि एक तांत्रिक शासन था। जो हमारा मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था वो कैसा था, मौर्य साम्राज्य हमारा एक तांत्रिक शासन हुआ करता था, यानी कि जो कह सकते हैं सर्वे सर्वा होता था, जो मुखिया हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ राजा हुआ करता था, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन थे, राजा थे। और राजा की सहायता के लिए कौन होते थे, मंत्री होते थे। और केंद्रीय शासन जो होता था वो कई भागों में बटा था, यानी कि ये केंद्रीय शासन जो था वो कई भागों में बटा था, जिन्हें क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। अभी हमारे यहाँ तीर्थ क्या होता है, कहीं धार्मिक यात्रा होता है तो उसको तीर्थ कहा जाता है, लेकिन पहले जो केंद्रीय शासन हुआ करते थे उसको जो कई भागों में बांटा गया था वो क्या कहलाता था, तीर्थ कहलाता था। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि मौर्य साम्राज्य में,
मौर्य साम्राज्य में तीर्थ क्या था? तो आप लिखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय शासन को कई भागों में बांटा गया था, जिन्हें क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप नोट डाउन करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए तीर्थ का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते थे? अमात्य कहते थे। सेना, सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पे देखिए प्रशासन के लिए सेना जरूरी होता है, तो सेना इनकी कैसी थी? चतुरंगिणी। चतुरंगिणी मतलब क्या है? इसमें 4 प्रकार होते थे, जिसमें हाथी वाली सेना होती थी, घोड़े वाली सेना होती थी, रथ वाली सेना होती थी, और जो पैदल सैनिक होते थे वो भी होते थे। यानी कि इनकी सेना में हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिक, ये चारों तरह के सेनाएं हुआ करती थी इनके पास। और इनके पास एक और सेना थी जिसको जल सेना भी कहते हैं। ठीक है, तो वो अभी आगे देखते हैं। सम्राट जो होता था वो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। देखिए सम्राट तो न्यायाधीश होता ही था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो है ही, सुप्रीम कोर्ट तो है ही, लेकिन उसके नीचे भी बहुत सारे न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं, आपके कह सकते हैं जिला न्यायालय है। तो जो हमारा मुख्य जो कह सकते हैं न्यायाधीश होता था, पूरे कह सकते हैं राज्य का, जो पूरे प्रांत का, पूरे केंद्र का जो शासन कर सकता था, वो कौन था? हमारा राजा था। लेकिन उसके भी नीचे शासन करने के लिए, उसके नीचे भी न्याय करने के लिए क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अगर घर में झगड़ा हो रहा है तो आप तुरंत राजा के पास पहुंच जाएं, क्योंकि राजा को इसके बाद भी बहुत सारे काम होते थे। जब कोई मैटर ऐसा होता था कि वो बहुत ही जरूरी होता था, कोई उसका न्याय नहीं कर पाता था, तो वो सारे मैटर कहाँ जाते थे? सम्राट के पास जाते थे। लेकिन जो नगर में कह सकते हैं कि नगर में जो घटनाएं होती थी, तो उसका न्यायाधीश जो था उसको क्या कहा जाता था? व्यावहारिक कहा जाता था। देखिए इसको नोट डाउन करिए गाइस आप लोग, उसको क्या कहा जाता था? व्यावहारिक महामात्र कहा जाता था। और जो जनपद के न्यायाधीश होते थे, यानी कि जिले के जो न्यायाधीश होते थे, उनको क्या कहा जाता था? राजूक कहा जाता था। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में राजुक कौन थे? ठीक है, राजुक कौन थे? तो आप लोगों का जवाब होगा कि जो राजुक थे वो जनपद के क्या हुआ करते थे? न्यायाधीश हुआ करते थे, न्यायाधीश हुआ करते थे। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो न्यायाधीश तो हम जान लिए, लेकिन न्यायाधीश अगर तभी रहेगा ना जब हमारे पास अदालत होंगी। तो अदालत कितने प्रकार की होती है ये हम देखते हैं। देखिए अदालत उस समय भी 2 हिस्सों में बंटती थी। अभी तो कह सकते हैं कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, फिर जनपद के आधार पे इस तरीके से अदालत है। लेकिन उस समय मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के अदालत होते थे, जिसमें हम दीवानी न्यायालय रखते थे। दीवानी न्यायालय रखते थे। दीवानी न्यायालय को क्या कहते थे? धर्मस्थ कहते थे। क्या कहते थे? धर्मस्थ कहते थे। और जो फौजदारी न्यायालय होते थे उसको क्या कहते थे? कंटक शोधन कहते थे। तो इस तरीके से 2 न्यायालय होते थे। फिर उसके बाद जो प्रांत का शासन होता था, प्रांत को क्या कहा जाता था? प्रांत को चक्र भी कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? चक्र भी कहा जाता था। और अभी जब थोड़ी देर पहले ही अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि इसको किस में बांटा गया था। इसको अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को, विषय में बांटा गया था और आहार में बांटा गया था। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आहार और विषय में बांटा गया था। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। पूरे प्रशासन को, यानी कि जो केंद्रीय प्रशासन था उसको पहले किस में बांटा गया था? केंद्रीय प्रशासन को तीर्थ में बांटा गया था, फिर प्रांत था, और प्रांत को फिर आहार, प्रांत को फिर किस में बांटा गया था? आहार में और विषय में बांटा गया था। इसके साथ साथ क्या था? फिर स्थानीय शासन था, आपका स्थानीय शासन था। स्थानीय शासन में यानी कि कह सकते हैं पूरे प्रशासन में जितने भी प्रशासन के भाग थे, उसमें सबसे जो छोटी इकाई होती थी वो कौन सी होती थी? गांव की होती थी। गांव का प्रशासन सबसे छोटा प्रशासन होता था। अभी वर्तमान में भी यही स्थिति है। वर्तमान में भी जब हम पूरे शासन की इकाई को लेते हैं तो सबसे छोटी इकाई क्या हमारे मिलती है? गांव मिलती है। तो इसी तरीके से मौर्य साम्राज्य में भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव हुआ करती थी। और जो गांव का शासन और न्याय करता था उसको क्या कहते थे? ग्रामिक कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामिक कहते थे। इसको आप लोग याद रखेंगे गाइज। और ग्रामिक के ऊपर, यानी कि ग्रामिक तो है लेकिन ग्रामिक के ऊपर एक और मुखिया होता था जिसको गोप कहते थे। क्या कहते थे? गोप कहते थे।
और देखिए जो गोप होता था वो 5 से 10 गांव उसके नियंत्रण में होते थे। इसको पहले हम समझते हैं। देखिए अभी हम बताएं आप लोगों को कि ग्रामिक, ठीक, ग्रामिक बताएं और बताएं कि इसके ऊपर कौन होते थे, गोप होते थे। ठीक है गाइस, तो आप देखिए जो गोप होते थे ये भी गांव पर ही शासन करते थे और जो ग्रामीण होते थे वो भी गांव का ही मुखिया होता था। लेकिन गोप के अंदर 5 से 10 गांव होते थे। कितने गांव होते थे, 5 से 10 गांव का वो मुखिया होता था। लेकिन जो ग्रामीण होता था वो सिर्फ एक गांव का मुखिया होता था। ये डिफरेंस है गोप में और ग्रामीण में। अगर पूछे आपसे कि गोप का मुखिया गांव का मुखिया कौन था, तो अगर सिर्फ एक गांव के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ग्रामीण लगाएंगे। और अगर ये पूछे कि 5 से 10 गांव या डायरेक्ट 10 गांव पूछे किसके नियंत्रण में हुआ करता था, तो गोप के नियंत्रण में होता था। इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको भी आप लोग नोट डाउन करते चलिए। देखिए इसके बाद हम देखेंगे, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। देखिए गांव का तो प्रबंधन हो गया, फिर नगर का प्रबंधन होता था, यानी कि नगर का जो प्रबंधन करता था उसको क्या कहते थे, नगराध्यक्ष कहते थे। और नगराध्यक्ष में कितनी समितियां होती थी, 6 समितियां होती थी जो नगरों पर क्या करती थी, शासन कर। तो ये जो 6 समितियां हुआ करती थी, इन समितियों के जो सदस्य हुआ करते थे वो 5-5 हुआ करते थे, यानी कि 5-5 सदस्यों को मिला करके एक समिति बनती थी। ठीक है, 5-5 सदस्यों को मिला करके क्या बनती थी, एक समिति बनती थी। अब ये 6 समितियां कौन कौन सी हैं, हम इसको बोल रहे हैं, आप लोग उसको लिख लीजिए। 6 समितियां कौन कौन सी हैं। पहली जो है वो आपकी शिल्प कला समिति है, यानी कि इस समिति में क्या होता था कि उद्योग धंधों का निरीक्षण करना, प्रबंधन करना। कौन सी समिति, शिल्प कला समिति। ठीक गाइस, शिल्प कला समिति थी, यानी कि पूरा का पूरा ये कह सकते हैं कि जितने भी उद्योग धंधे होते थे उसमें हो रहे कामों का ये ब्यौरा रखते थे, और क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसमें आप विकास के लिए कर सकते हैं, ये सारी चीजें कौन सी समिति रखती थी, शिल्प कला समिति रखती थी। दूसरी इसमें थी विदेशी यात्री समिति। ठीक है, विदेशी यात्री समिति ये क्या करती थी कि जो विदेशी आते थे उनको हर प्रकार की सुविधा देती थी। फिर इसके बाद होती थी जनगणना समिति, जो पूरे कह सकते हैं कि पूरे साम्राज्य का क्या करती थी, जनगणना करती थी और उनके जन्म मरण का हिसाब करती थी। फिर उसके बाद चौथा जो है आपका वो है उद्योग समिति। उद्योग समिति तो उद्योग समिति जो थी वो कारखानों में बनी हुई वस्तुओं का क्या करती थी, उन वस्तुओं का वो देखभाल करती थी, उन वस्तुओं का देखभाल करती थी। देखिए यहाँ पे उद्योग समिति और शिल्प कला समिति में क्या अंतर है। शिल्प कला समिति में क्या था कि उनका वो पूरा कह सकते हैं कि जितनी जिम्मेदारियां हैं कि हमको ये दुकान बनवाना है, हमको ये शटर लगवाना है, हमको पेंटिंग करवाना है, ठीक है, या कह सकते हैं कि कौन सा काम सही हो रहा है, कौन सा काम नहीं सही हो रहा है, ये शिल्प कला समिति करती थी। लेकिन जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते थे, जितना भी उत्पादन किया जाता था, उस उत्पादन का देख रेख कि कहीं वो चीजें खराब ना हो जाए, कौन सी समिति करती थी, उद्योग समिति करती थी। इसके बाद जो आपका पचवा आता था वो कौन सी समिति, कर समिति थी। ठीक गाइस, और जो लास्ट में होता था कर समिति के बाद, कर समिति क्या करती थी कि वो पैसा वसूलती थी, सबसे सबसे कर लेती थी। और इसके बाद जो आपकी लास्ट समिति होती थी, छठी समिति, वो कौन सी होती थी, वो वाणिज्य समिति हुआ करती थी। वाणिज्य समिति का क्या काम था कि वो नाप तौल का निरीक्षण करते थे, विक्रय की वस्तुओं का भाव निश्चित करते थे, ये सारा काम वाणिज्य समिति करती थी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस। देखिए टाइपिंग में ये सारी चीजें नहीं हो पाई, लेकिन आप इसको नोट करिए क्योंकि हम बता दिए। ठीक है, फिर देखिए और भी चीजें हम देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अपनी प्रजा के हित के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए थे। उसने यातायात की सुविधा के लिए मार्ग बनवाए थे, सिंचाई की सुविधा के लिए झील और सरोवर का निर्माण करवाए थे। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे काम को किया। उनके लिए कह सकते हैं कि वो हॉस्पिटल बनवाए। तो इस तरीके से बहुत सारे काम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रजा के लिए किया। ये बहुत
कह सकते हैं कि अच्छे शासक माने जाते थे। तो जो झील निर्माण करवाया, उस झील में जो सुदर्शन झील है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट झील है, क्योंकि ये नाम दे करके पूछा जाता है कि सुदर्शन झील किसके माध्यम से बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे सुदर्शन झील किसके द्वारा बनवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। बाद में इसमें बहुत सारे क्षरण हुए, ये बहुत बार टूटा, तो जितने भी शासक इनके आगे आते गए, जैसे कह सकते हैं अशोक हुए और बहुत सारे लोग इसका क्या करवाएं, इसको बनवाएं, इसका जीर्णोद्धार करवाएं। ठीक है, फिर हम देखते हैं, देखिए अब तो हम कमा भी लिए, अपने प्रजा का देखभाल भी कर लिए, नगर में प्रशासन भी कर लिए। तो अब इन सारी चीजों के लिए, यानी कि प्रशासन करने के लिए, झील बनवाने के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो पैसा उनको मिलता था कर के माध्यम से। ठीक है, जिसमें देखिए कई प्रकार के कर होते थे, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के करों का बात करेंगे, जिसमें भाग और बलि हुआ करता था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे गाइस। अगर आप लोगों से पूछे कि मौर्य साम्राज्य में लगने वाले करों का नाम बताइए, तो भाग और बलि आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और एक अधिकारी और है जिसको अग्रम कहा जाता था। अग्रम क्या करता था कि वो भूमि का क्या करता था, कर वसूलता था। जितनी भी भूमियां लोगों के पास होती थी, उस भूमि का वो क्या करता था, कर वसूलता था, और उस कर को क्या करता था कि राजा तक पहुंचाता था। और जो कर हुआ करते थे, वो पूरे भाग का 1/6 हुआ करता था। यानी कि कह सकते हैं कि जितना आप उपज किए, जितना आप क्या किए, उपज किए, तो आप उसका 1/6 भाग किसको दे देंगे, राजा को दे देंगे। तो यानी कि भूमि कर को वसूलने का काम किसका था, अग्रम का था। ये सारी चीजें गाइज आप नोट डाउन करेंगे, अपने कॉपी में नोट्स बनाएंगे, और आप वीडियो अच्छे से देखेंगे। देखिए कभी भी वीडियो आप स्किप करके मत देखा करिए, क्योंकि टू द पॉइंट आपको बताया जाता है। बिल्कुल एक एक पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ वही बताए जाते हैं गाइज। इसके बाद देखिए आपके मौर्य साम्राज्य में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिए, और क्या कर लिए कि जितने भी प्रशासन की इनकी इकाइयां थी, वो सारी चीजें हम देख लिए, किस प्रकार से ये प्रशासन करते थे, किस प्रकार से ये कह सकते हैं कि अपने प्रजा का क्या करते थे, देखभाल करते थे। ये सारी चीजें तो हम देख लिए, लेकिन इन सब के साथ जो हमारे और भी कुछ चीजें बचती हैं, जैसे हमको पढ़ना है बिंदुसार के बारे में, मिनिमम बिंदुसार के बारे में हमको पढ़ना है, लेकिन हमको कह सकते हैं कि मैक्सिमम पढ़ना है अशोक के बारे में। तो ये 2 चीजें आपको पढ़नी है गाइस, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा पार्ट 3 होगा। तो आज आप वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और साथ में अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।